हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके की एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या उनके लॉज या रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में तो एज द नेम सजेस्ट, जो आपका शब्द है सोल, तो सोल मतलब होता है सिंगल। ठीक है, यानी कि एक एक बंदा जब लगता है तो उसको आप कहते हो सोल। और जैसे ही आप बात करते हो प्रोप्राइटर की, सिर्फ प्रोप्राइटर की, अभी आप शिप को अलग कर दो, तो अगर आप सिर्फ प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो बात होती है ओनर की। यानी कि ये जो आपका वर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब होता है सिंगल ओनरशिप। यानी कि जब कोई एक बंदा बिजनेस करता है तब वो कहलाता है सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप के कई बेनिफिट्स भी हैं, कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप खुद अपने आप डिवाइड कर पाओगे या बाइफरकेट कर पाओगे कि उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो है वो ये है, आप कह सकते हो फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यानी कि आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बनती कैसे है, ठीक है, फॉर्म कैसे होती है और बंद कैसे होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आप पढ़ोगे उसमें सबसे आसान होती है इसको स्टार्ट करना और इसको बंद करना, क्योंकि इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो लगभग ना के बराबर होती हैं। आप ये कह सकते हो नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग और क्लोजिंग दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ना के बराबर आप कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि होती ही नहीं है, क्योंकि सिंगल ओनरशिप है। और जब कोई एक बंदा काम कर रहा है, या जैसे आप मान लीजिए कोई स्टोर चला रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें वर्क कर सकते हो क्योंकि आप इकलौते उसके मालिक हो। तो इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड आता है इसमें लाइबिलिटी। अब देखिए, कई बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो उनको इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट सेक्शन में भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है जिसमें कि आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो। तो अगर वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लाइबिलिटी शब्द जो है वो नहीं पता होगा। तो लाइबिलिटी में आपको थोड़ा मोटे शब्दों में बता देती हूँ कि लाइबिलिटी मतलब ये होता है कि आपके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि उधारियां जो आपको पे करनी है, ठीक है, ये आप मोटे शब्दों में समझिए, जो उधारियां पे करनी है या जो आपको अपने तरफ से पेमेंट करनी है उसको आप लाइबिलिटी समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी होती है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड मतलब ये होता है, अ, अगर मैं अनलिमिटेड वर्ड की बात करूं तो अनलिमिटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जितने भी लॉसेस होंगे या जितने भी पेमेंट्स होंगे या जो कुछ भी रिस्क होगा वो सब का सब इकलौता आपको बियर करना पड़ेगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटर या सिंगल ओनर उसको बियर करता है सिंगल हैंडेडली, अलोन, अकेला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस को 8 करोड़ का नुकसान हो जाता है, या आप ऐसे कर लीजिए 8 लाख का मान लीजिए आपके बिजनेस को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, कोई ओनर तो है नहीं आपका, मतलब एक सिंगल ओनर है, कोई पार्टनर तो है नहीं आपका। तो जब पार्टनर नहीं है तो आप शेयर भी नहीं कर सकते। यानी कि जब तक मेरे बिजनेस का ये लॉस कंप्लीट नहीं हो जाता, अगर मुझे अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा, अपने असेट यानी कि अपनी पर्सनल चीज़ें भी बेचनी पड़ी, कि मुझे गाड़ी देनी पड़ जाए, मुझे अपना फ्लैट देना पड़ जाए या घर देना पड़ जाए या कुछ भी मुझे बेचना पड़ जाए, मुझे इस लॉस को रिकवरी देनी है, मतलब इस लॉस को रिकवर करना ही करना है, वो भी सिर्फ अकेला। तो ये सबसे बड़ा एक तरीके का ड्रॉबैक है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि जो लाइबिलिटी होती है वो ओनर को खुद बियर करनी पड़ती है अकेली, कि अगर लॉस हुआ तो सारा का सारा उसको अपने घर के पर्सनल चीज़ों को बेच कर भी पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से सोल प्रोप्राइटरशिप अगर पैसा उठाता है, प्रोप्राइटर या ओनर पैसा उठाता है बाहर से और मार्केट से पैसा लेने के बाद
उसको नुकसान हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, वो खुद उसको बियर करेगा अकेला, क्योंकि उसका बिजनेस अकेले का है। ठीक है, चलिए इसी में ही इसी का थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड आता है सोल रिस्क एंड प्रॉफिट बियरर। देखिए ये चीज़ भी अच्छी है इसमें और ख़राब भी है क्या कि आप ये कह सकते हो सोल रिस्क बियरर या प्रॉफिट बियरर, मतलब कि सारा रिस्क इकलौते का और सारा प्रॉफिट भी इकलौते का। यानी कि एक ही बंदा है जो सारा रिस्क भी बियर कर रहा है और सारा प्रॉफिट भी वही बियर कर रहा है। कि अगर एक मतलब बंदा है बिजनेस को चला रहा है, तो प्रॉफिट पूरे एक ही बंदे का होगा, वो उसको शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर चला रहा है। और जैसे हम बात करते हैं सोल रिस्क बियरर की, तो रिस्क मतलब कि सारा खतरा भी अकेले का मेरा है और सारा प्रॉफिट भी मेरे का है, सारा लॉस भी मेरे का है। तो क्यों? क्योंकि अगर सिंगल ओनर है तो प्रॉफिट इकलौता शेयर करता है, तो वो क्या बन जाएगा? एडवांटेज। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट अकेला शेयर कर रहा है तो एडवांटेज, बट अगर रिस्क बियर कर रहा है या लाइबिलिटी बियर कर रहा है इकलौता, तो ये क्या बन जाएगा? ड्रॉबैक, यानी कि नुकसान। क्योंकि लाइबिलिटी अगर मैं इकलौता शेयर कर रही हूँ, सारी के सारे लॉसेस मैं रिकवरी दे रही हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो मेरे लिए तो नुकसान है। बट अगर मैं प्रॉफिट इकलौता शेयर कर रही हूँ तो मेरे लिए ये फायदा है कि सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे, यानी कि खराब चीज़ें भी मिलेंगी और अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। और ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं है, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आप आगे पढ़ेंगे उन सब में आपको कुछ ड्रॉबैक्स मिलेंगे और कुछ उसकी एडवांटेजेस भी मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट लेते हैं, इसी का फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल जैसे कि आप समझ सकते हैं शब्द से ही, इसके वर्ड से, कि एक इंसान का कंट्रोल रहता है, सिर्फ एक बंदा होता है जो इसको कंट्रोल करता है और कहीं से भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इवन गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही है तो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जनरल मर्चेंट्स की दुकानें हैं या जनरल स्टोर्स की दुकानें हैं जो एक बंदा चला रहा है, तो जनरली इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है, ना कोई पार्टनर भी नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पॉइंट, वैसे इसके सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये है आपका नो सेपरेट एंटिटी। देखिए ये क्या चीज़ होती है कि ये आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में भी कि बिजनेस को ओनर से अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसको आप सेपरेट, नो सेपरेट ऐसे है ये। ठीक है, देखिए क्या होता है, बिजनेस को ओनर से अलग ट्रीट किया जाता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये ओनर है, तो कानून की नज़र में ये जो ओनर है और ये जो बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। कानून कहता है, मतलब इन द आइज ऑफ लॉ, बिजनेस को ओनर से अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, दोनों अलग हैं। बट जैसे ही हम बात सोल प्रोप्राइटरशिप की करते हैं तो कानून ये काम इसमें नहीं करती है। वो ये कहती है कि नो सेपरेट एंटिटी, मतलब कि बिजनेस है आपका और जो आपका ओनर है उसको एक ही ट्रीटमेंट मिलेगा, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही बिजनेस, एक ही काम कर रहे हैं। तो ओनर को और आपके बिजनेस को एक ही ट्रीटमेंट मिलता है, उसको अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता है। इसीलिए ये बात बार बार बोली जाती है कि जो भी काम सोल प्रोप्राइटर करेगा, यानी कि सोल प्रोप्राइटर इज हेल्ड लाइबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यानी कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जो कुछ काम करेगा वो उसका इकलौता रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी सोल प्रोप्राइटर की है। क्यों? क्योंकि इसको कानून अलग नहीं मानता है बिजनेस से। ठीक है, तो अगर बिजनेस में कुछ भी हो रहा है तो सोल प्रोप्राइटर उसका रिस्पॉन्सिबल है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे बिजनेस बिक रहा हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। और एक पॉइंट आप कह सकते हो, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अब ये आप खुद ही समझ सकते हो कि ये इसका ड्रॉबैक होगा या ये इसकी एडवांटेज होगी। मेरे हिसाब से ये ड्रॉबैक होगा। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ये कहती है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर मर जाता है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दे रखी है ना, तो अगर मान लीजिए मर जाता है तो उस केस में उसका बिजनेस टेक ओवर कौन करेगा? बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन दी केस अगर कोई उसका लीगल हायर है वो ले सकता है, वो बात अलग है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोप्राइटर की बात हो रही है कि अगर कोई सिंगल हैंडेडली बिजनेस चला रहा है
तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे अगर वो मर जाता है, बीमार पड़ रहा है, तो उसका बिजनेस देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। ये केस जो है, ऐसे केसेस में जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है वो थोड़ा सा रिस्की माना जाता है और ये डिसएडवांटेज भी होता है एक तरीके से। ठीक है, ये आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है HUF, यानी कि सेकंड जो आपके पास पॉइंट आएगा वो आएगा HUF। HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये आपका सबसे पुराना, आप कह सकते हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है, वो आपको कई जगहों पे मिलेगा। आप बाहर भी चले जाओगे तो लोग अलग अलग अपना सिंगल हैंडेडली बिजनेस चला रहे हैं। बट अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की बात करूं मैं, तो ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसका सारा काम होता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ इसका सारा काम किया जाता है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इनका सारा काम होता है। सबसे ओल्डेस्ट है और प्रिवेलेंट है, यानी कि इंडिया में ही ये इसको प्राथमिकता दी जाती है या इंपॉर्टेंस दी जाती है कि इंडिया में ही ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि ये उस तरीके की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैमिली मेंबर्स मिलकर के चलाते हैं। पूरे बाप दादा खानदान मिलकर के इस बिजनेस को चलाते हैं और डायरेक्शन सिर्फ एक बंदे का होता है। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे देखिए, कर्ता जो होता है वो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है। ठीक है, मतलब कोई एक फैमिली है, 10 बंदों की है, 20 बंदों की है, तो उसमें कर्ता जो होता है वो सबसे सीनियर मेंबर होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, ये बंदा होता है जो सारे बिजनेस को चलाता है। और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं इसमें, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इसमें कहलाते हैं को पार्टनर्स भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो को पार्टनर्स। ठीक है, ये दो शब्दों से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कर्ता इज द सीनियर एंड द एल्डेस्ट मोस्ट पर्सन इन द फैमिली। मतलब सबसे एल्डेस्ट कह सकते हो आप। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा the eldest person in the family is known as karta and the other family members are known as co-partners, or you can call them with the other name co-partners। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये पूछी जाती है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये एक एक दो दो नंबर में डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के साथ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कर्ता जो होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लग गया है, अनलिमिटेड होती है। जैसे ही हम बात बाकी लोगों की करते हैं तो ये हो जाती है लिमिटेड। ठीक है, तो अब फर्क क्या है, देखिए कई बार दिमाग में आएगा कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में फर्क क्या है। अगर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने अभी आपको जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में समझाया कि आपको अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि अपनी पर्सनल चीज़ों को बेचना पड़ेगा बिजनेस के उधारियों को चुकाने के लिए। यानी कि कर्ता की ये जिम्मेदारी है कि अगर बिजनेस की चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही हैं, लॉस हो रहा है, तो उसको अपनी पर्सनल चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक, अब देखिए पार्टनर्स के साथ लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों जुड़ा हुआ है। पार्टनर्स के साथ लिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ठीक है, पार्टनर मतलब उस जॉइंट हिंदू फैमिली में मान लीजिए कि इसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, हिंदू अपनी फैमिली बिजनेस में इसने 10 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, इसने मान लीजिए 20 लगाए। अब मान लीजिए नुकसान हो गया 90 लाख का। ठीक है, 90 लाख का नुकसान हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये 1 लाख से ज़्यादा की रिकवरी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इसका लिमिटेड लाइबिलिटी है। ये 10 लाख से ऊपर की नहीं देगा, ये 20 लाख के ऊपर से नहीं देगा। बाकी जितनी बचेगी वो कर्ता के खाते में गिरेगी कि कर्ता को किसी भी तरीके से उसको हटाना है। क्यों? क्योंकि कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बस यही चीज़ है, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूँ सीधे शब्दों में तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी है उसका मतलब ये होता है कि जो आपका फैमिली बिजनेस है उसमें इन लोगों का जिनकी लिमिटेड है उनका शेयर जो होगा वो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ
कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम है, यानी कि जितना पैसा इन्होंने अपना बिजनेस में लगाया हुआ है सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी ये बियर करेंगे बिजनेस में, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है फंसता वो है, क्योंकि जितना भी बच जाएगा या जितना भी बिजनेस सफ़र कर रहा है वो सारा का सारा इसी के खाते में आके गिरेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर कहीं भी शब्द जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा ड्रॉबैक ही होगा, यानी कि नुकसान होगा। और अगर कहीं पे आपका लिमिटेड जुड़ा है तो हमेशा वो फायदा में ही आएगा कि भैया ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है, इससे ज़्यादा का लॉस मुझे नहीं रिकवर करना है। मतलब अगर मुझसे वो बोल दे कि 10.5 लाख दे दो, 11 लाख दे दो, तो नहीं भैया, मैंने 10 ही लाख बिजनेस में लगाया है, उससे ज़्यादा की रिकवरी में नहीं दूंगा। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं। इसमें दो तरीके का सिस्टम होता है जॉइंट फैमिली बिजनेस में। एक कहते हैं हम मिताक्षरा, ठीक है, और एक होता है हमारा दया भागा। ठीक है, जैसे ही हम बात करते हैं दया भागा की, तो ये जो दया भागा सिस्टम होता है ये होता है ओनली वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दया भागा सिस्टम इज प्रेवलेंट ओनली इन वेस्ट बंगाल, इंडिया में आपका होता है। और इस वेस्ट बंगाल में जो दया भागा सिस्टम होता है, यहाँ पे आपके मेल प्लस फीमेल दोनों पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनर्स मतलब को पार्टनर्स कहलाए जा सकते हैं। यानी कि जो दया भागा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल में प्रेवलेंट है, और ये आपका कहता है कि मेल और फीमेल दोनों पार्टनर बन सकते हैं बिजनेस के। पर जैसे ही आप बात मिताक्षरा की करते हैं, तो मिताक्षरा कहता है कि ये सिस्टम जो कहता है ओनली मेल मेंबर्स, सिर्फ मेल मेंबर्स आपके पार्टनर बन सकते हैं या को पार्टनर बन सकते हैं। और ये वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होता है, बाकी हर जगह लागू होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका दया भागा सिस्टम है ये वेस्ट बंगाल में प्रेवलेंट है, मतलब जो दया भागा सिस्टम है ये आपका वेस्ट बंगाल में लग रहा है, इसीलिए मिताक्षरा वेस्ट बंगाल में नहीं लगता है। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मिताक्षरा जो है वो इसलिए वेस्ट बंगाल में नहीं लगता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में दया भागा लग रहा है। तो मिताक्षरा सब जगह लगेगा पर वेस्ट बंगाल में नहीं लगेगा। कहीं कहीं किसी बुक्स में आसाम भी दिया हुआ है वैसे। ठीक है, देखिएगा इसको। तो दया भागा सिस्टम क्या होता है? दया भागा सिस्टम मतलब होता है कि मेल और फीमेल ये दोनों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस देते हैं कि भैया चाहे मेल हो या फीमेल हो वो को पार्टनर या पार्टनर फैमिली की बन सकती है। पर ये चीज़ आपकी मिताक्षरा में नहीं है। मिताक्षरा में वो सिर्फ मेल मेंबर्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कई क्वेश्चंस आते हैं क्या माइनर मेंबर्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। माइनर मेंबर्स ही तो सोल प्रोप्राइटर आई एम वेरी सॉरी HUF में मेंबर बन सकते हैं। आप बाकी पार्टनरशिप में देखिए, ये सब चीज़ों में नहीं मिलेगा आपको, पर माइनर मेंबर इसमें आपके बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि बाय बर्थ आप एक फैमिली में जैसी जन्म लेते हो तो बाय बर्थ आप उसके मेंबर बन जाते हो। ठीक है, तो अगर आप 18 साल से भी नीचे हैं तो भी आप उसके मेंबर यानी कि HUF के मेंबर बनने योग्य हैं, आप बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करती हूँ, ये भी एक पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन की बात करती हूँ, तो रजिस्ट्रेशन इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये हिंदू लॉ एक्ट के द्वारा काम करता है, इसीलिए इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और माइनर मेंबर भी इसके बन सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें, एक और पॉइंट इसमें आ रहा है दिमाग में, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अभी देखिए आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बात करी कि अगर मान लीजिए आपका ओनर मर जाता है तो वो बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस खत्म हो जाएगा। बट हिंदू फैमिली बिजनेस में नहीं होता। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या कहती है कि कॉन्टिन्यूटी में अगर मान लीजिए कर्ता मर जाता है तो उसके बाद जो एल्डर मेंबर होगा, सबसे एल्डेस्ट मेंबर जो होगा, वो उसका फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। यानी कि कर्ता अगर मर जा रहा है तो कर्ता की जगह पे जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसका कर्ता बन जाएगा, और जो बाकी बिजनेस पर्सन जो एसोसिएटेड हैं या जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स के मेंबर्स ही रहेंगे। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल हमेशा एल्डेस्ट मेंबर का ही इसमें होता है, हु इज नोन एज कर्ता। ठीक है, तो ये आपने जो पढ़ा है ये पूरा
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा। आपने इस वीडियो में 2 बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर करी हैं। एक हो गई आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप और एक हो गई आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।